Continuing with section 41 of Bharatiya Nyaya Samhita, when right to private defense of property extends to causing death. कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस हद तक बढ़ सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी की डेथ तक कॉज कर सकता है. सिचुएशंस इसकी क्या है, इसको स्ट्रेट अवे रट लो, क्योंकि मेमोराइज कर लो, क्योंकि एमसीक्यू इसमें से आ जाता होता है और आ सकता है. पहला, रॉबरी के केस में विच इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है. और दूसरा, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. आईपीसी में इट वाज रिटन एज हाउस ब्रेकिंग इन ड्यूरिंग नाइट. अब लिखा हुआ है हाउस ब्रेकिंग, और ज़्यादा स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया गया है कि हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. Mischief by fire or by any explosive substance committing on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as human dwelling. जहाँ पे इंसान रह रहे हों, ऐसी building, tent या vessel, वहाँ पर mischief किया गया है by fire और by explosive substance. Theft, mischief or house trespass may reasonably cause the apprehension that death or grievous hurt might occur. ठीक है. ऐसा थेफ्ट या ऐसा मिसचीफ या ऐसा हाउस ट्रेसपास जहाँ पे ये उम्मीद है कि एप्रहेंशन है, उम्मीद है, जहाँ पे डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है. सेक्शन 42, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ. सेम एज जैसे बॉडी का किया था वैसे ही प्रॉपर्टी का सिचुएशन है कि कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हम ऐसा हार्म कॉज कर सकते हैं बट डेथ नहीं कॉज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम डेथ, एनी अदर हार्म. सिंपल आंसर है कि वही सिचुएशंस जो कवर नहीं हो रही सेक्शन 41 में, उसके अलावा अगर हमें कोई भी स्टेप लेना है तो अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग डेथ हम वो स्टेप ले सकते हैं इन ऑर्डर टू टेम वाइल एक्सरसाइजिंग राइट टू प्राइवेट डिफेंस. सेक्शन 43, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी. ये क्या कहता है कि कब शुरू होगा आरटीपीडी ऑफ प्रॉपर्टी और कब खत्म होगा, देख लेते हैं, या कब तक कंटिन्यूड रहेगा. ठीक है. तो इट कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंसेस. क्या कह रहा है कि ये शुरू तब होगा जब रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी शुरू होता है, यानी कि जब खतरा हमारे सामान को शुरू हो जाएगा तभी हमारा आरटीपीडी ऑफ प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगा. दूसरी सिचुएशन, अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज retreat with the property, or either the assistance of public authorities is obtained or the property has been recovered. तीन सिचुएशंस. कब तक कंटिन्यूड रहेगा? जब तक हमने पब्लिक अथॉरिटी की मदद नहीं ले ली, या फिर प्रॉपर्टी हमने रिकवर नहीं करवा ली, या फिर हमने उसको पकड़ नहीं लिया, तब तक हमारा आरटीपीडी कंटिन्यूड रहेगा. जब सर्कमस्टांस, जब ट्रांजैक्शन ऑफ क्राइम इज अकरिंग, टिल दैट पॉइंट ये तीन सर्कमस्टांसेस लागू होंगे. रॉबरी के केस में ये कब तक कंटिन्यू होगा? एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज एनी पर्सन डेथ, हर्ट और wrongful restraint, और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेंट कंटिन्यूज. तो क्या कहता है कि ये कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक ऑफेंडर ने कर नहीं दिया या उसने अटेम्प्ट नहीं कर दिया किसी भी बंदे को डेथ करने का, हर्ट करने का या wrongful रेस्ट्रेंट करने का, तब तक. क्योंकि जब ऑफेंस ही कमिट हो गया फिर थोड़ी ना, फिर तो ऑफेंस कमिट करके वो चला गया. एज द फियर, जब तक फियर इंस्टेंट डेथ का मंडरा आ रहा है, इंस्टेंट हर्ट का मंडरा आ रहा है, या पर्सनल रेस्ट्रेंट का कंटिन्यू हो रहा है, तब तक ये आरटीपीडी हमारा कंटिन्यूड रहेगा. ठीक है, वेरी सिंपल लैंग्वेज. उसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के सिचुएशन में क्या होगा? एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ. कहता कि जब तक ऑफेंडर कंटिन्यूड है, is in continuity with the commission of criminal trespass, यानी कि जब तक वो क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है या मिसचीफ कर रहा है तब तक. हाउस ब्रेकिंग के केस में कैसे रहेगा? आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज. ये कंटिन्यू तब तक होगा जब तक हाउस ब्रेकिंग हो रही है, तब तक. जाहिर सी बात है, जब वो हाउस ब्रेकिंग करके चला गया फिर तो हम विल प्रोसीड बाय द लॉ ना. जब तक ये सारी आरटीपीडी में एक ही चीज़ कॉमन है कि जब तक वो घटना हो रही है तब तक ही हम आरटीपीडी को इस्तेमाल कर पा रहे हैं. सेक्शन 44 पर आ जाओ. कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? आरटीपीडी अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन. इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि जैसे मॉबस्टर्स ने, गैंगस्टर्स ने
बच्चों का ग्रुप, 10 बच्चों का ग्रुप उन्होंने अगवा कर लिया, अपने पास रख लिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख लिया। और ऐसी सिचुएशन में एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो गोली चलाता है, पता है कि किसी बच्चे को लग सकती है, और जाहिर सी बात है मॉबस्टर्स को टेम करने के लिए उसको चलानी भी पड़ेगी। तो जब वो चलाता है और अगर किसी बच्चे का नुकसान हो भी जाता है तो वो इट वॉन्ट बी एनी ऑफेंस, बिकॉज राइट टू प्राइवेट डिफेंस हैज बीन एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट। डेडली असॉल्ट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ इट, कि कुछ ऐसी हरकत जिससे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, वेयर देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आरटीपीटी जब एक्सरसाइज होगा, देयर वॉन्ट बी एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी अगेंस्ट द पर्सन। तो आगे आ जाओ, सेक्शन 45। अब चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर 4। जब भी चैप्टर आएंगे चैप्टर नंबर वाइज भी रट लेना, क्योंकि इसके ऊपर से भी एमसीक्यू आ जाता है कि चैप्टर 4 बताओ कौन सा है। आपने कहना है कि ऑफ अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। चलो सेक्शन 45, अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। अबैटमेंट, अ पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ थिंग ऑफ अ थिंग। 3 सर्कमस्टांसेस याद रखने हैं। एक तो इंस्टिगेशन पर अबैटमेंट होती है, दूसरा एंगेजेस इन अ कॉन्स्पिरेसी इसमें होती है, या फिर इंटेंशनली एड करता है तब होती है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम बाद में देखते हैं साथ में। लेकिन engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि क्योंकि कल को डिफरेंसेस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबैटमेंट का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर से ही बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। इन डेप्थ हम तब डिस्कस करेंगे जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग अबैटमेंट ऑफ अ थिंग में से आपको इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर मैं आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि इफ़ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डूइंग दैट थिंग। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि सम एक्ट और ओमिशन इज टेकिंग प्लेस इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, फिर इंटेंशनल एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। इंटेंशनली जब एड करता है, कोई भी एक्ट के होने के लिए मदद करता है। तो एक्सप्लेनेशन 1 पर आ जाओ। अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट व्हिच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। वेरी सिंपल, कि जब वो विलफुली मिसरिप्रेजेंट करता है, ये रट लेना, एमसीक्यू इसमें से आता है। विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट, अपने बेयर के ऊपर लिखकर भी रख लो, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट लीड्स टू और इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन। ये कोई इंस्टिगेट तो उसने किया नहीं है, सच भड़कावा तो कुछ दिया नहीं, बट फिर भी इंग्लिश की ग्रामर पर नहीं जाना, एज इट इज रट्टा मार लो, क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है स्ट्रेट वे। कंसेप्ट के भी बियॉन्ड जब मैं कह दूं रट्टा मार लो तो मार लो। ठीक है, कंसेप्ट तो मैं समझा ही रहा हूँ। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट करी तो इंस्टिगेशन में आएगा, इंटेंशनल एड में मत गिन लेना, इंस्टिगेशन में आएंगे ये। ठीक है, मार्क करके रख लो। उसके बाद इंस्टिगेशन होती क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रोक्योर्स अटेम्प्ट्स टू कॉज और प्रोक्योर अ थिंग टू बी डन, यानी कि किसी वारदात को अंजाम कर देने के लिए किसी चीज़ का लेना देना, अटेम्प्ट करना उस चीज़ को, या प्रोक्योरेशन करना सारे ट्रांजैक्शन में, क्रिमिनल ट्रांजैक्शन में, उसको कहते हैं इंस्टिगेट कर रहा। इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। ए अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट टू एप्रीहेंड जी, बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जी। बी को पता है कि सी जी नहीं है, फिर भी वो विलफुली मिसरिप्रेजेंट करता है ए को, पब्लिक ऑफिसर को, दैट सी ही जेड है। मतलब झूठ मूठ में मिसरिप्रेजेंटेशन कर देता है सरकारी बंदे को कि ये बंदा ये नहीं है लेकिन ये बंदा ये है, झूठ मूठ। ठीक है, तो अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन वो कर रहा है उस बंदे के खिलाफ जिसको वो फंसवाने की साजिश में लगा हुआ है। एक्सप्लेनेशन 2 पर आ जाओ, क्या कहती है एक्सप्लेनेशन 2? It is saying that whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that act। अब एड को डिफाइन कर दिया इसने, क्या कहता है एड करना क्या होता है? कि किसी भी घटना के होने के पहले या घटना के होने के दौरान उस घटना को फैसिलिटेट करता है। ठीक है कि नहीं, कि घटना ये वाली हो जाए, उसमें एक फैसिलिटी बन के एज अ रिसोर्स एक्ट करता है।
उसको कहते हैं अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एड। उदाहरण आगे भी देख लेंगे इसकी, ठीक है। इंटेंशनली एड कर दिया उसने ऑफेंस को, तो वो अबेटर हो जाएगा, ठीक है। तो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग कैसे होती है? 3 चीज़ों से होती है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एड। अब आगे आ जाओ सेक्शन 46 अबेटर। अबेटर कौन है? अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस सो एंड सो, ठीक है। वही बंदा जो अबेट करता है ऑफेंस को। तो इसकी एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वर्ड बाय वर्ड आपने मेमोराइज कर लेना कि एक्सप्लेनेशन 1 किसकी बात करती है, अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन की, साथ में लिख लो। एक्सप्लेनेशन 2 किसकी बात करती है, इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट इज इमेटीरियल की। ऐसे रट्टा मारना होगा आपको, क्योंकि कोई भी एक्सप्लेनेशन पॉइंट आउट करके वो पूछ लेंगे और आपको आती होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहती है एक्सप्लेनेशन 1? अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन भी अबेटमेंट ही होती है उस एक्ट की, यानी कि इलीगल ओमिशन अमाउंट्स टू इलीगल एक्ट, ठीक है। तो अबेटमेंट अगर इलीगल ओमिशन की होगी तो इट वुड अमाउंट टू अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल एक्ट। वेरी सिंपल। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। इफेक्ट रिक्विजिट और इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। यानी कि इफेक्ट जो अबेटमेंट का है वो इमेटेरियल है। अगर आपने अबेटमेंट कर दी तो आपने अबेटमेंट कर दी। कैसे? कि जैसे ए ने इंस्टिगेट किया बी को तो मर्डर कर दे सी का, बी कहता मैं नहीं करूंगा, एक तो ए को तो फिर भी सजा होगी अबेटमेंट की, ठीक है। अबेटमेंट उसने कर दी है, ही हैज कमिटेड दी अबेटमेंट टू, ही हैज अबेटेड बी टू कमिट मर्डर, तो ही विल बी गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी। एक्सप्लेनेशन 3 थर्ड देख लो, पेंसिल से लिख लो। अ पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी कैपेबल। एक्सप्लेनेशन 3 इसकी बात करती है, क्या कहती है? नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और द गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। इसकी उदाहरण क्या है कि आपने ए ने बच्चे को कह दिया एक कि तू मर्डर कर दे सी का, ए ने बच्चे बी को कह दिया कि तू मर्डर कर दे सी का, ठीक है। तो इसमें बच्चा चाहे इनकैपेबल है बाय लॉ, कि बच्चे को सजा थोड़ी ना हो जाएगी, 7 साल से छोटा हो उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी, लेकिन चाहे पर्सन अबेक्टेड नीड नॉट बी कैपेबल, चाहे वो कैपेबल था कि नहीं था ये नहीं हम देखेंगे, हम बस ये देखेंगे कि अबेटमेंट आपने तो करवा दी ना, आपकी इंटेंशन क्या है? इसमें इंटेंशन की ही पनिशमेंट है। पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंडिया के इंटेंशन को पनिश किया जाता है, नीयत को पनिश किया जाता है, जो कि ठीक बात है। एक्सप्लेनेशन 4 पर आ जाओ और पेंसिल से लिख लो, अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज एन ऑफेंस। यानी कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को, बी ने इंस्टिगेट किया सी को कि तू मर्डर कर दे डी का, तो बी भी लायबल है अबेटमेंट के लिए और ए भी लायबल है। ए क्यों लायबल है? क्योंकि अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज एन ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन 5 पर आ जाओ, ये एक बात करती है कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी तो चलो हमने पढ़ ही लिया था कि अबेटमेंट में आती है, तो एक्सप्लेनेशन 5 क्या एक्सप्रेस करना चाहती है पर्टिकुलरली? एक्सप्लेनेशन 5 कहती है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी कॉन्सर्ट बिटवीन द अबेटर, ठीक है कि नहीं, एंड द पर्सन विद द पर्सन हु इज कमिटिंग द ऑफेंस। यानी कि ए ने प्लान बनाया बी के साथ, ए कॉन्सर्ट्स विद बी कि पॉइजन देना है जेड को, ठीक है कि नहीं, लेकिन बी बाद में यही सारा प्लान बताता है सी को कि ऐसे ऐसे है, ए ने मेरे को बता दिया, ए का नाम नहीं बताता, ए की इंट्रोडक्शन नहीं करवाता सी से, लेकिन वो बता देता है कि मेरे पास ये जहर आया है सो एंड सो बंदे से, बंदे का नहीं बताता, और कहता है कि ये तू जहर पकड़ सी और तू जाके जी को दे दे, ठीक है। और वो ऐसे ही करता है। अब इसमें देखा जाए तो ए जो जहर लाया था, बी तो इंटरमीडिएरी था, सी ने जाके जहर दिया था, ठीक है। ए और सी आपस में मिले नहीं थे, ठीक है, फिर भी कॉन्स्पिरेसी की परसुएंस में ये एक्ट हुआ है, इसलिए ये अबेटमेंट बाय वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी होगी, चाहे दोनों ने कॉन्सर्ट आपस में कोलिजन में नहीं थे। सेक्शन 47 अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। वेरी सिंपल, अबेटमेंट करी है इंडिया में, मर्डर करवाया अमेरिका में, ठीक है, तो बंदा जो इंडिया में अबेटमेंट कर रहा है लायबल होगा अबेटमेंट के लिए। सेक्शन 48 नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया बीएनएस ने, और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है सेक्शन 47 का। क्या कहता है कि अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। वेरी सिंपल, कोई बंदा अमेरिका में बैठा कहता है कि सुपारी दे देता है इंडिया में किसी बंदे की, ठीक है, दिल्ली में इस सौ सौ बंदे का मर्डर करवा दो, ठीक है, तो वो बंदा जो कंट्री अमेरिका में है, ही विल बी गिल्टी ऑफ
अबेटिंग मर्डर, और जैसे वो इंडिया कभी आ गया या फिर एक्स्ट्राडिट करवा लिया बात अलग है, या फिर कोई और वे से लीगल रेमेडी का इस्तेमाल किया बात अलग है, लेकिन जब भी वो इंडियन एयरपोर्ट पे उतरेगा उसी एयरपोर्ट पे उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा एज पर द प्रोसीजर ऑफ लॉ। सेक्शन 49 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। कहते हैं कि एक्ट जो अबेट किया था वो तो हो ही गया, लेकिन कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है उसकी पनिशमेंट के लिए, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इलस्ट्रेशन से ही सारा क्लियर हो जाता है कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि तू झूठी गवाही दे दे, ठीक है। बी इन कॉन्सिक्वेंस ने उसने झूठी गवाही दे भी दी। ए गिल्टी है अबेटिंग फॉर अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज सेम लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी, यानी कि झूठी गवाही देने के लिए बी तो अंदर होगा ही होगा, लेकिन ए भी उसी ऑफेंस की पनिशमेंट के एज पर डील किया जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है ना। जैसे झूठी गवाही देने की या फिर कोई भी ऑफेंस कमिट हो गया है, सपोज करो उसकी सजा है 10 साल, ठीक है, तो जिसने बेट किया उसको भी 10 साल के एज पर ही सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। सेक्शन 50 लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर। यानी कि आपने तो अबेटमेंट करवा दी, लेकिन करने वाले ने ऑफेंस किसी और नियत से कुछ और ऑफेंस कर दिया, तो अब आपको क्या सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देख लो, आपने कहा था कि घर में आग लगानी है, ठीक है, लेकिन वो घर में तो गया लेकिन चोरी करके आ गया, ठीक है। डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर, आपकी इंटेंशन थी आग लगवानी थी और उसने क्या किया, चोरी कर ली। अब सज़ा किसको किस चीज़ की होगी, वो चोरी करके आया उसको चोरी की सज़ा होगी, आपने अबेटमेंट किस चीज़ की करवाई थी, घर में आग लगवाने की, तो आपको उसकी सज़ा होगी एज पर, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।